Guys, welcome back to A is Enough and you are watching Economics with A। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज जो हमारी है वो अभी तक हम आईएससी सिलेबस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसके आगे अब हम सीबीएसई के जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं रिलेशनशिप क्या है कंजप्शन और सेविंग फंक्शंस में। तो अब ये तो काफ़ी क्लियर है कि कंजप्शन प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम होगा आपका। ठीक है, अब अगर हम तीनों को y से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा c अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई। तो c अपॉन वाई आपका होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC, और s अपॉन वाई APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और y अपॉन वाई तो 1 हो गया। तो पहली रिलेशनशिप तो ये आ गई कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। अब ये चीज़ आपकी न्यूमेरिकल में आ सकती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम अभी आगे देखते हैं। सेकेंड है आपका डेल C प्लस डेल S इज इक्वल टू डेल Y, यानी कि चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। इसको भी अगर हम डेल Y से डिवाइड कर दें तीनों को तो ये हो गया डेल C अपॉन डेल Y प्लस डेल S अपॉन डेल Y इज इक्वल टू डेल Y अपॉन डेल Y। तो डेल C अपॉन डेल Y हो गया आपका MPC, डेल S अपॉन डेल Y हो गया MPS, और ये तो 1 हो जाता है। तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ये एक और रिलेशनशिप आपको यहाँ पे मिल गई। तो हमने पहले देखा था कि एग्रीगेट स्पेंडिंग में C प्लस I हम देखेंगे कीनीसियन मॉडल में, तो हम C देख चुके हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसमें दो टाइप आते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने प्लांट, अपनी फैक्ट्री वगैरह में, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। उसके बाद दो और टाइप आते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इनकम के साथ इंक्रीज होता है, जबकि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो इनकम कितनी भी हो, आपकी जो ये वाली इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। और इधर इनकम बढ़ रही है लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये है आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। अब मैंने आपको पहले भी बोला है कि कीनीसियन मॉडल जो है वो काफ़ी सिंपल है, इसलिए ये एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले रहे हैं वो हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का लेंगे जो कांस्टेंट रहता है। तो इसमें हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो पहले हम ADAS अप्रोच को देखते हैं। तो ADAS अप्रोच में क्या है, एग्रीगेट डिमांड डिजायर्ड एक्सपेंडिचर में जो आपको पहले पढ़ा था C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये जो था वो तो यही है, लेकिन क्योंकि हम कीनीसियन मॉडल पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिर्फ C और I को देखेंगे। दूसरा एग्रीगेट सप्लाई जो है वो उसको आप बोलते हैं नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम आपकी होती है कंजप्शन प्लस सेविंग, जो हमने कंजप्शन फंक्शन के टाइम पे पढ़ा था, y इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। तो ये है आपका ADAS अप्रोच में इक्विलिब्रियम यानी कि इनकम और आउटपुट लेवल को निकालने का ग्राफ। तो नीचे से देखते हैं, तो पहला जो आपको दिख रही है लाइन वो तो I है, I यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, फिक्स्ड कांस्टेंट है, इसलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड वाला जो आपको देख रहे हो ये है C यानी कि आपका कंजप्शन फंक्शन, जो ये D है आपको याद होगा, A D और ये वाला C, ये है कंजप्शन फंक्शन। अब जो ADAS अप्रोच है उसमें जो AD है वो C प्लस I होता है। तो इस कर्व को और इस कर्व को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये AD वाला कर्व आपको मिल जाएगा। और Y जो हमने देखा था नेशनल इनकम यानी कि कंजप्शन प्लस सेविंग्स, जो हमारे कंजप्शन फंक्शन वाले में भी था 45 डिग्री की गाइडलाइन, वो आपकी ये नेशनल इनकम है ही, और इस Y को हम AS कहते हैं यानी कि एग्रीगेट स्पेंडिंग। तो जिस पॉइंट पे AD और AS इंटरसेक्ट करते हैं का बनता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। दूसरी जो अप्रोच हमें देखनी है इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए वो है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग फंक्शन जो हमने देखा था वही ग्राफ, और इन्वेस्टमेंट आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वही होगी। तो देखिए वही सेविंग का कर्व है, वही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन वहाँ पर है जहाँ पर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से इंटरसेक्ट करती है, और ये y0 जो आपका है वो है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। अब ये जो दोनों ही अप्रोचेस थी ADAS और सेविंग इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है आपस में। एग्जाम में जो आता है वो या तो ADAS अप्रोच पूछता है या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पूछता है।
तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये कहता है कि अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो था वो ज़्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है। इसको हम इस ग्राफ से देखो, ए जो आपका है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि एग्रीगेट डिमांड सेम होता है, ये आपका नॉर्मल है, और वाई आपका नेशनल इनकम है, और ये जो है वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट है। इसके बाद क्या है कि कंजप्शन हम नहीं बढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अब जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी उतना ही इंक्रीज हुआ, ये पहुंच गया यहाँ पर। अब नेशनल इनकम तो उतनी की उतनी है, इसलिए जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है वो अब इस पॉइंट पे आ गया है। तो अब आप देखो कि इन्वेस्टमेंट हमने सिर्फ इतना बढ़ाया, लेकिन जो चेंज आया वाई में वो आपका इतना ज़्यादा आया। तो आपको दिख रहा है मल्टीपल इफेक्ट हुआ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से। ये है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई, यानी कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। न्यूमेरिकल में ये आता है, वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी। यहाँ पर जो C है वो है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और अगर हम रिलेशनशिप याद करें तो 1 माइनस सी को आप लिख सकते हो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। ये भी एक फॉर्मूला है निकालने के लिए उसे। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट का तो नेचर ही है कि कभी इक्विलिब्रियम में रहना ही नहीं है, और किसी कंट्री की इकोनॉमी में जब थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं तो दो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, एक्सेस डिमांड और डिफिसिएंट डिमांड की, और हमको यही पढ़ना है कि इनको हम ठीक कैसे करेंगे। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है, दैट्स इट। लेकिन अब इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। अब वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है जैसे बेगर्स होते हैं, वो काम कर सकते हैं पर काम करना नहीं चाहते हैं, उन्हें भीख मांगनी है। और अमीर लोग जो हैं जिनका बहुत प्रॉपर्टी वगैरह है, वो लोग भी काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो उन पास कोई काम नहीं, वो सब इन्वेस्टमेंट जो करी हुई है उसी पे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें काम करना नहीं है, इसलिए हम उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं मानेंगे। सेकेंड जो चीज़ आती है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वो आपने पढ़ा होगा, कोई एम्प्लॉय है वो अपनी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में जाएगा बेटर ऑप्शंस के लिए, तो उस बीच जब तक वो उस कंपनी को छोड़ा और दूसरी में नहीं लगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। इसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जब आप शिफ्ट करते रहते हैं अपने ऑक्यूपेशन में और कुछ टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ये है कि अगर 3-4% भी अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मानेंगे और कहेंगे कि जो इकोनॉमी है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। हाँ, अगर 3-4% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है तो प्रॉब्लम है, और इंडिया का तो पता नहीं आजकल कितना ज़्यादा हो रखा होगा।